हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर मालविका मिश्रा है। मैं राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट लखनऊ में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और मैं वहाँ पर यूनिट हेड हूँ और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन यूनिट की नोडल पर्सन भी हूँ। मेरा पिछले 25 साल से ऑब्स एंड गायनी फील्ड में एक्सपीरियंस है, प्लस मैं आईवीएफ और इनफर्टिलिटी के फील्ड में सुपर स्पेशलाइज करती हूँ और एंडोस्कोपिक सर्जरीज के साथ साथ अब रोबोटिक सर्जरीज भी सारी कंडक्ट करती हूँ। मेरा डीप इंटरेस्ट है इनफर्टिलिटी में और पिछले 1.5 डेकेड से मैं इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स स्पेसिफिकली देख रही हूँ और उनको ट्रीट कर रही हूँ और अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमारे पेशेंट्स को। तो आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी क्या है, जिसको पहले बांझपन भी कहते हैं हिंदी में, जिसको पहले बहुत ज्यादा स्टिग्मा था इस चीज से रिलेटेड सोसाइटी में, पर अब धीरे धीरे पिछले 2 दशकों में ये चीज काफी हट गई है हमारे समाज से और कई सारे मरीज आते हैं अपने परिवार के साथ में, हस्बैंड के साथ में, कई बार अकेले हम लोगों के पास। और ऐसा देखा गया है कि अब इससे रिलेटेड कोई भी हिचक नहीं है हमारे समाज में, क्योंकि ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट अवेलेबल है इनफर्टिलिटी के लिए। हाँ, ये जरूर है कि लोगों को नहीं पता है कि कब उनको किस ट्रीटमेंट को अवेल करना है और इस भ्रम में वो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हमको जो ट्रीटमेंट बताया जा रहा है वो सही है कि नहीं है, क्या हम सीधे आईवीएफ के लिए जाना चाहिए जैसा कि हमें बताया गया है। तो थोड़ा बहुत अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में अवेयर होना हमेशा अच्छा रहता है, जिससे आप सही समय पर सही चॉइसेस लेकर के अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ गायनोकोलॉजिस्ट जो ट्रेंड है इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में। एक तो इम्पोर्टेंट है कि आपको अगर इनफर्टिलिटी हो रही है, और हम इनफर्टिलिटी कब कहेंगे, यदि किसी भी कपल की शादी होती है, वो साथ में है और 1 साल तक बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज के उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो इसको इनफर्टिलिटी बोला जा सकता है या यही इसकी डेफिनेशन है। मान लीजिए शादी हुई है और 4-5 साल तक आप कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं और उस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उसको हम इनफर्टिलिटी नहीं कहेंगे। यदि कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस नहीं यूज करी गई है और आप लोग नॉर्मल एक कपल की तरह जैसे अंडर वन रूफ रह करके प्रेगनेंसी तब भी नहीं होती है, तो उसको इनफर्टिलिटी बोला जाता है। तो एक तो टाइम ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और सबको पता होना चाहिए कि 1 साल के अंदर प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए नॉर्मली हर कपल को, और अगर नहीं होती है तो आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना है। ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि कई बार अगर हम सही पर्सन के पास नहीं जाते हैं तो उसमें हमारा पहली बात तो टाइम वेस्ट होता है, दूसरा रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, हमारा पैसा जाता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, और उसके अलावा कई बार यदि हम किसी ऐसे पर्सन के साथ में कॉन्टैक्ट में रहते हैं जो एडवाइस इस तरह के दे देते हैं, हम लोग नॉर्मली देखते हैं, जो कि आपके लिए डेट्रीमेंटल हो जाती है। तो एक आपको ये समझना चाहिए कि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको एक एक्सपर्ट विद गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, जो भी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है, आईवीएफ कंसल्टेंट है, उसके पास ही जा करके आप एडवाइस लें और इधर उधर भटके नहीं और ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में अपना टाइम और पैसा और इमोशन इन्वेस्ट मत करें। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर हम ये बात करते हैं कि मान लीजिए कि इस इनफर्टिलिटी के डेफिनेशन में आप फॉल कर रहे हैं और आपको 1 साल से ज्यादा हो चुका है साथ में रहे और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो पैनिक नहीं करना है कि नहीं अब तो मुझे इनफर्टिलिटी हो गई है, अब कैसे होगा। बहुत सारे कारण होते हैं और कई बार बहुत छोटे छोटे कारण होते हैं जिनको सिंपल दवाइयों से ओवरकम करा जा सकता है, और केवल दवा ऐड करने से, या कई बार आज की तारीख में भी अवेयरनेस इतनी कम है कि किस टाइम पर साथ में रह करके यदि कोई कपल साथ में रह रहा है या संबंध बना रहा है, किस टाइम पर ओवुलेशन होगा, इसकी नॉलेज भी लैक करता है एक मैरिड कपल। तो केवल उतनी काउंसलिंग भी हो जाती है और सही टाइम से पता चल जाता है कि इस समय संबंध बनाने से आपको प्रेगनेंसी होगी, तो वो भी वर्क कर जाता है कुछ कपल्स के लिए। उसके ऊपर जब हम जाते हैं तो बहुत बेसिक मेडिकेशन है, उसके साथ प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, और फिर उसके ऊपर स्टेप आता है कि हम लोग बेसिक मेडिकेशन के साथ में इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन करें, तो उससे प्रेगनेंसीज हो जाती हैं। ये सब प्रोसीजर्स जो हैं वो पार्ट ऑफ एआरटी हैं। एआरटी यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, मतलब जो कपल अपने आप से कंसीव नहीं कर रहा है उसको हम थोड़ा बहुत असिस्टेंस उसकी डायग्नोसिस के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं और वो कंसीव कर लेते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आईवीएफ के एक स्टेप नीचे हैं, मतलब आईवीएफ की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब आप यकीन माने कि हमारे पास ओपीडी में मान लीजिए 10 मरीज आते हैं, तो उसमें से 5 ऐसे होते हैं जिनको ऑलरेडी केवल इन्हीं टेक्निक से हम ट्रीट कर सकते हैं एंड दे कैन टेक अ बेबी होम। वो कंसीव करके, प्रेग्नेंट होकर के डिलीवरी
शादी करा के आराम से जा सकते हैं। 10 में से 5 ऐसे होंगे जिनको आज की तारीख में आईवीएफ की जरूरत होगी, तो उन 5 के लिए आईवीएफ करते हैं हम। अब आती है बात कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किस में हमको केवल बेसिक दवाइयाँ चलानी है, किस में हमको काउंसलिंग करनी है, किस में हमको दवाइयाँ और आईयूआई करना है और किस में हमको आईवीएफ करना है। इसके लिए समझना जरूरी है कि फर्टिलिटी कैसे होती है। नॉर्मल जो बेसिक साइंस है कि हम लोगों को एक स्पर्म चाहिए जो कि मेल पार्टनर से मिलेगा, एक oocyte चाहिए विच इज द एग ऑफ द फीमेल पार्टनर। वो दोनों जब फर्टिलाइज होते हैं तो एक एम्ब्रियो बनाते हैं और वो एम्ब्रियो यूट्राइन लाइनिंग में अंदर एम्ब्रियो वहां पर इम्प्लांट होता है और वहीं पे बेबी ग्रो करता है। तो जो oocyte होता है, द फीमेल एग जो होता है, वो ओवरीज से निकलता है और ट्यूब्स के द्वारा आता है आगे और स्पर्म थ्रू द वजाइना सर्विक्स ऊपर जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है ट्यूब में और फिर इम्प्लांटेशन हो जाता है आकर के यूट्रस के अंदर। अब मान लीजिए इस पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो स्टार्टिंग फ्रॉम द मेल पार्टनर अगर स्पर्म में कोई दिक्कत है तो प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। अगर कहीं पर सर्विक्स में दिक्कत है, सर्विक्स स्टेनोज्ड है या वहां पर इन्फेक्शन है तो स्पर्म ऊपर असेंड नहीं कर पाएगा, तो कई बार वहां पे दिक्कत हो सकती है। इसलिए ट्रैक की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब जहाँ पे वो स्पर्म को ट्रैवल करके ऊपर जाना है। यूट्रस में कई बार छोटे छोटे पॉलिप्स होते हैं, फाइब्रॉइड्स होते हैं, ट्यूमर्स होते हैं या कई बार डीएनसीज वगैरह होने के बाद यूट्रस पूरी बंद हो जाती है अंदर से, तो वहां पर भी स्पर्म ऊपर नहीं जा पाएगा। एंड देन ट्यूब्स अगर बंद हैं तो ना ऊपर स्पर्म जा सकता है और ना ही ओवरीज से आकर के ऊपर एग्स ट्रैवल कर पाएंगे, तो उस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। एंड लास्ट इज ओवरीज, वहां पे एग्स होने चाहिए प्रेगनेंसी होने के लिए। तो अगर ओवरी में अंडे नहीं है और वहां से अंडे नहीं निकलेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो इसको समराइज करते हुए कि फीमेल में अगर कहीं पर भी ओवरी में दिक्कत है, ट्यूब्स में दिक्कत है, यूट्रस में दिक्कत है या सर्विक्स में दिक्कत है या वजाइना में कुछ प्रॉब्लम है, बहुत हेवी इन्फेक्शन है, वजाइनल स्टेनोसिस है, इन सब कंडीशंस में प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। एंड सेकेंडली मेल पार्टनर की स्पर्म्स है ही नहीं, एजोस्पर्मिया जिसको कहते हैं, बहुत कॉमन कंडीशन है। मेल पार्टनर को इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। तो जब भी ओपीडी में मरीज आते हैं हम लोगों को दोनों पार्टनर्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है और दोनों पार्टनर्स के इक्वली इन्वेस्टिगेशंस करवाने हैं। तो अगर स्पर्म की क्वालिटी में दिक्कत है, स्पर्म की मोटिलिटी में दिक्कत हो सकती है कि उसमें वो ऊपर जाने की उतनी क्षमता ही नहीं है कि जाकर के वो फर्टिलाइज कर पाए, तो दिस गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग कि बोथ फीमेल पार्टनर एंड मेल पार्टनर दोनों को हमको इन्वेस्टिगेट करना है कि आखिर दिक्कत है कहाँ। अब क्या है कि कई बार दिक्कत जो है हम लोगों को डायग्नोज करने के लिए टेस्ट कराने पड़ते हैं और ये टेस्ट बेसिक कराने के बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना चाहिए। हमारे ओपीडी में आज भी पेरिफेरी से बहुत सारे मरीज आते हैं जो साल भर या आज भी मतलब 10 साल 12 साल की इनफर्टिलिटी लेकर मरीज आता है जिसकी जांचें ही नहीं हुई हैं, जिसकी जो ट्यूब खुले हैं कि बंद है वो जांच भी नहीं हो रखी है, या स्पर्म काउंट है कितना है, नील है या मोटिलिटी में प्रॉब्लम है, इस तरह के मेल पार्टनर की जांचें भी नहीं हो रखी होती हैं। तो स्पर्म की जांच करनी है, सीमेन एनालिसिस कराना है। उसके अलावा हम लोग को एएमएच कराना पड़ता है जहाँ की हम देखते हैं कि ओवरी में अंडे हैं कि नहीं है। जैसे जैसे किसी फीमेल की एज एडवांस होती है उसके ओवरी के अंडे कम होने लगते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, मतलब जब महीना आना शुरू होता है किसी लड़की का तब से लेकर मेनोपॉज तक हर महीने उसको जो पीरियड आ रहा है उसमें हर महीने उसके एग्स बाहर निकल रहे हैं, शेड हो रहे हैं। तो हर महिला के कितने एग्स हैं ओवरी में ये एट द टाइम ऑफ बर्थ ही डिसाइड हो जाता है और वो मिनार्की से मतलब जब पीरियड आना शुरू होता है तब से वो शेड होने शुरू होते हैं। यदि किसी महिला के अंडे बहुत कम हैं तो उस कंडीशन में ओवरी में एग खत्म हो जाएंगे और फिर हमको आईवीएफ ही करना पड़ेगा उधार के अंडे लेकर के, जिसको कि डोनर एग लेकर के कहा जाता है। अगर हमारे पास पेशेंट टाइमली आ जाता है इससे पहले कि उसके एग्स खत्म हो जाएं तो हम उसके एग्स यूज कर सकते हैं आईवीएफ में। ये आपको बात बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंस है टाइम की। इनफर्टिलिटी इसीलिए 1 साल का ड्यूरेशन बता दिया गया है जिससे ऐसा ना हो कि लोग इंतजार करते रहें और एग्स ही खत्म हो जाए एंड देन उस सिचुएशन में हमारे पास आईवीएफ करने के अलावा और कोई चारा ना बचे और वो भी उधार के अंडे लेकर, जो कि महंगा प्रोसीजर भी होता है, इमोशनली ड्रेनिंग होता है क्योंकि वो कपल को अपना जेनेटिक बेबी नहीं मिल पाता और एक लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा सा हो जाता है। कमिंग बैक टू इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराने होते हैं, नलों की जांच करानी होती है, ट्यूब्स की जांच करानी होती है। कई बार हम लोग को दूरबीन की जांच करनी पड़ जाती है ये देखने के लिए कि यूट्रस के अंदर की बनावट कैसी है, नले ठीक बने हैं कि नहीं बने हैं। तो इन सब जांचों से घबराएं नहीं। इनकी अगर आपके इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बोल रहे हैं जरूरत है तो उनको कराएं, सही जगह पे कराएं, स्पेशलिस्ट
से ही कराएं, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है इस पर्टिकुलर फील्ड में। एंड जब आपकी सारी जांचें आ जाएं, उसके आधार पे डिसाइड होगा कि आपका केवल दवाइयों से ट्रीटमेंट हो जाएगा या दवाई प्लस आईयूआई करना पड़ेगा या आईवीएफ करना पड़ेगा। अब वो कंडीशंस जहाँ पर आईवीएफ ही करना पड़े, कब ऐसा होगा कि आपको सीधे बताया जाएगा कि आईवीएफ ही करना पड़ जाएगा। मान लीजिए कि नलें बंद है, तो वो रास्ता ही बंद है जहाँ से oocyte अंदर जाएगा ट्यूब्स के अंदर, या स्पर्म भी ऊपर असेंड कर पाएगा और एम्ब्रियो आकर के यूट्रस में फर्टिलाइज हो पाएगा। तो अगर वो नला पूरा बंद है, वो चैनल बंद है वहां पर, तो कोई तरीका नहीं है कि हम नेचुरल कंसेप्शन उसमें करवा पाए। उस कंडीशन में आईवीएफ करना पड़ता है। आईवीएफ में हम क्या करते हैं, कैसे इस चीज को ओवरकम करते हैं, ओवरीज में जो एग्स हैं उनको हम स्टिमुलेट करते हैं दवाइयां और इंजेक्शंस दे करके। क्योंकि आईवीएफ महंगा प्रोसीजर है, हमको जो डिजायरेबल है वो ये होता है कि हम एक बार लगाएं और हमें कई सारे एग्स मिल जाएं, क्योंकि एग्स एम्ब्रियो हम फ्रीज करके भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने दवाइयां और इंजेक्शंस दिए और हमको कई सारे oocytes मिल गए, हम उनको टीवीएस मतलब अल्ट्रासाउंड से देख करके बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं और बाहर उसको फर्टिलाइज करते हैं स्पर्म से। इसीलिए इस प्रोसीजर को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। फर्टिलाइज करा करके एम्ब्रियो बन जाता है। जो एम्ब्रियो हमको यूज करना है, 1 या 2 ट्रांसफर करना है यूट्रस के अंदर, वो तो यूज हो जाता है। जितने भी एक्स्ट्रा या अधिक एम्ब्रियोज हमको मिल गए हैं वो हम फ्रीज करके रख सकते हैं। एडवांटेज क्या होता है इसका कि फीमेल को बार बार इस प्रोसीजर के थ्रू नहीं जाना पड़ता है। उनके एम्ब्रियोज फ्रीज होकर के रख गए हैं, मान लीजिए पहली बार में आईवीएफ नहीं सक्सेसफुल हो रहा है, तो एम्ब्रियोज फ्रोजन रखे रहते हैं और हम दोबारा या तिबारा साइकिल में उसको यूज कर सकते हैं। इससे पूरे प्रोसीजर का कॉस्ट भी कम हो जाता है। फीमेल पेशेंट जिसको इंजेक्शंस लग रहे होते हैं वो इंजेक्शंस भी लगने कम हो जाते हैं, जो कि पेनफुल कम हो जाएगा फिर पेशेंट के लिए। उसका टाइम कम यूज होगा बार बार क्लिनिक में आने के लिए, बिकॉज आजकल लड़कियां ज्यादातर वर्किंग होती हैं, जनरली थोड़ा लेट मैरिजेस हो रही हैं, एंड देन उनका टाइम का बहुत वैल्यू है, वो बार बार क्लिनिक आना जाना उनके लिए प्रॉब्लम रहता है। तो एक बार एम्ब्रियो फ्रोजन रख गया तो ये कंफर्ट होता है कि मान लीजिए पहला साइकिल नहीं भी सक्सेसफुल हुआ तो दूसरे या तीसरे साइकिल में चांस है उनके पास में। मैं क्यों कह रही हूँ दूसरा तीसरा साइकिल, क्योंकि आईवीएफ का ओवरऑल रिजल्ट जो स्टैब्लिश्ड है करीब 60 to 70% डिपेंडिंग अपॉन द सेटअप एंड द फैसिलिटीज एंड द पेशेंट प्रोफाइल। अगर आप टाइम से आए हैं और केवल एक ही फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है आईवीएफ के लिए इंडिकेशन बन रहा है, मान लीजिए ट्यूब बंद होने के अलावा और भी चीजें हैं इसमें कि ओवरीज में इन्फेक्शन है, यूट्रस में इन्फेक्शन है, या एंडोमेट्रियोसिस जो बीमारी है वो है वहां पर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कारण है आईवीएफ करने के लिए। अगर ऐसे 2-3 कंडीशंस बन जाते हैं तो उस सिचुएशन में जो एग की क्वालिटी होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और यूट्रस की लाइनिंग जो कि जहां हमको एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। तो ऐसे कंडीशंस जब मल्टीपल मिल जाते हैं तो उन कंडीशन में आईवीएफ का रिजल्ट थोड़ा कम हो सकता है। तो हर चीज डिपेंड करता है कपल प्रोफाइल पे, बेसिकली बोथ मेल एंड फीमेल। एंड अगर उसमें सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, 50 to 60% के ब्रैकेट में आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आपको दूसरा या तीसरा साइकिल करवाना पड़ जाए। बट अगेन अगर एम्ब्रियो फ्रोजन रखा हुआ है तो सेकंड साइकिल और थर्ड साइकिल में आपका कॉस्ट कम हो जाता है, बिकॉज आपको इंजेक्शंस दोबारा नहीं लगाए जाते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईवीएफ। कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत फाइनेंशियली बर्डनिंग हो जाता है आईवीएफ कराना, बट आजकल जनरली मैं जो देख रही हूँ, एक तो अवेयरनेस के साथ साथ फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस भी कम हो गए हैं कपल्स के, एंड विद द एडवांसिंग टेक्निक एंड मोर अवेलेबिलिटी ऑफ द इंजेक्शंस एंड द टाइप ऑफ इंजेक्शंस, थोड़ा सा कॉस्ट भी कम हो गया है आईवीएफ का। साथ ही इंडिकेशंस की हम बात कर रहे थे, तो उसके अलावा एक ट्यूबरक्लोसिस बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। टीबी के कारण से बहुत ज्यादा ट्यूब्स डैमेज हो जाते हैं और ओवरीज भी डैमेज हो जाती हैं। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर यंग एज में ही कोई लड़की ऐसा कंप्लेन करी है कि पीरियड कम हो रहे हैं, या उसको यंग एज में ट्यूबरक्लोसिस हुई है, हिस्ट्री है, तो जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस हमेशा रूल आउट करानी चाहिए, क्योंकि जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस बहुत साइलेंटली एक्ट करता है। उसके कोई क्लिनिकल फीचर्स नहीं आते हैं, बस वो पीरियड कम होना या पीरियड देर देर से होना या पीरियड बंद ही हो जाना, इस टाइप के सिम्टम्स रहते हैं। तो ऐसे बच्चियां जब इनकी शादी हो और ऐसी हिस्ट्री हो तो उनको फटाफट 1 साल का वेट नहीं करना चाहिए। उस केस में उनको फटाफट इन्वेस्टिगेशंस
कराना चाहिए, क्योंकि इन सब केसेस में ट्यूबरक्लोसिस में इन्फेक्शन के ऑलरेडी वो डैमेज हो जाते हैं oocytes इन्फेक्शन के कारण से। एक और चीज एडवांसिंग एज के साथ में जो हम लोग के लिए ध्यान रखने वाली बात है कि 32 इयर्स ऑनवर्ड्स एक तो oocytes का नंबर कम होता है सडनली फीमेल एग का, एंड उसी के साथ में जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी में टेस्टिंग है, पर वो एम्ब्रियो जब हम लोग फर्टिलाइज हो जाता है फिर उसके सेल्स लेके जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं। अगेन वो कॉस्ट ऐड कर देगा, क्योंकि उस टेस्टिंग की कॉस्ट ऐड हो जाएगी आपके आईवीएफ साइकिल में, तो फिर वो एक्सपेंसेस ही बढ़ा देता है। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि टाइमली रहते हुए और बहुत ज्यादा अपनी प्रेगनेंसी को अगर आपको डिले करना है किसी भी कारण से, तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग करा दें आप अपनी, जिससे टाइम रहते आपकी अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियोज फ्रोजन रखे रहे और वो आपको लेटर व्हेनेवर यू वांट टू कंसीव आप यूज कर सके। बिकॉज एन्यूप्लॉइडीज जब होंगी तो उसके बाद वो एन्यूप्लॉइड एम्ब्रियोज इम्प्लांट नहीं होंगे और आपका आईवीएफ साइकिल सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, फिर वो अबॉर्ट कर देते हैं वो, क्योंकि जेनेटिकली अबनॉर्मल एम्ब्रियोज होते हैं तो वो इम्प्लांट नहीं होते। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ध्यान रखें कि एज बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द फीमेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको अपना प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। अगर डिले कर रहे हैं तो जरूर एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट से मिल करके अपनी प्रेगनेंसी डिस्कस करके और अपने आईवीएफ ऑप्शंस कंसिडर करते हुए ही अपनी प्रेगनेंसी डिले करें। इसके अलावा और जो मिथ है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी हो जाने के बाद प्रेगनेंसी हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगी या पूरा 9 महीने रेस्ट ही करते रहना है, ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये जरूर है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज्यादा हाई रिस्क इन टर्म्स में कह सकते हैं कि जैसे आईवीएफ में कई बार ट्विन्स हो जाते हैं या ट्रिपलेट्स हो जा रहे हैं, सो सिंगल प्रेगनेंसी से ट्विन प्रेगनेंसी हमेशा ही थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगी। तो वो आपकी गायनोकोलॉजिस्ट विल बी कॉम्पिटेंट इनफ कि वो उसको हैंडल कर पाए या आपको सब चीजें बता दें। एक ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी आजकल जनरली प्रेगनेंसीज में बहुत बढ़ गई है चेंजिंग लाइफस्टाइल से, और आईवीएफ में भी देखा गया है कि हाइपरटेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है, क्योंकि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंट होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी से, मतलब इम्प्लांटेशंस वगैरह। तो पीआईएच और प्री एक्लेम्सिया ये सब ज्यादा है। शुगर की दिक्कत प्रेगनेंसी में ध्यान रखनी पड़ती है आईवीएफ प्रेगनेंसीज में भी। तो जीडीएम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस भी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, जो कि हमें ये ध्यान रखना है कि शुगर की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी के दौरान। तो दिस इज अ डेफिनेट फैक्ट कि आईवीएफ प्रेगनेंसीज में हमें थोड़ा विजिलेंट रहना है। वैसे तो हर प्रेगनेंसी में रहना है विजिलेंट, बट इनमें ज्यादा रहना है क्योंकि थोड़ी सी रिस्क फैक्टर्स होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बट ऐसा कहना कि पूरा 9 महीना आपको बेड रेस्ट पे रहना है, ये गलत हो जाएगा। यू कैन कंटिन्यू विद योर वर्क, आप अपना काम करते रह सकते हैं और बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से घर पे रह करके घर का भी जो आप रूटीन है वो फॉलो कर सकते हैं। एंड टाइमली डिलीवरी जो टर्म पर जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसीज होती हैं वैसे ही उनकी डिलीवरीज हो सकती हैं। तो थोड़ा सा बीपी, शुगर, प्लेसेंटेशन प्रॉब्लम्स के साथ में उनकी मॉनिटरिंग कराते हुए आप एक नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है। इनफैक्ट नॉर्मल डिलीवरीज भी हो सकती हैं, बट बिकॉज पेशेंट्स इतना परेशान हो चुके होते हैं वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ऑफ सिजेरियन सेक्शन ज्यादा हो जाता है। बट डेफिनेटली देयर इज नो अदर इंडिकेशन, अगर बच्चा ठीक है और मदर में कोई ऐसा हाई रिस्क फैक्टर नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरीज भी हो सकती हैं आईवीएफ प्रेगनेंसीज में। इसके अलावा और आईवीएफ आज की तारीख में बहुत एक कॉमन प्रोसीजर हो गया है प्रैक्टिस करने के लिए। एंड जहां पर इंडिकेटेड है, मतलब एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि यूट्रस एब्सेंट है, जैसे कुछ कंडीशन होती है जहां पर यूट्रस की बनावट ही नहीं होती है, या एशरमैन सिंड्रोम हो गया, कई बार अबॉर्शन हो गया और यूट्रस एकदम चिपक गया, या ट्यूबरक्लोसिस के कारण से एकदम डैमेज हो गया, तो उन पेशेंट्स में सरोगेसी भी एक ऑप्शन है, बट वो एकदम क्लियरली इंडिकेटेड होना चाहिए। अब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल सेट रूल्स लिख दिए हैं कि किन पेशेंट में सरोगेसी अलाउड है, किन में नहीं अलाउड है। जिनमें अलाउड है वो करा सकते हैं सरोगेसी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो नहीं करा सकते, बट इट हैज टू बी एक्चुअली इंडिकेटेड कि हाँ इस पेशेंट को सरोगेसी की जरूरत है। अभी तक हमने बात करी कंसेप्शन की, आईवीएफ से कैसे होता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसा रहता है। अब आ गए हम डिलीवरी के बारे में। मोड ऑफ डिलीवरी हमने डिस्कस कर लिया कि सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी दोनों ही इंडिकेशन के हिसाब से हो सकते हैं। अब आई बात बच्चों की, डिलीवरी ऑफ द न्यूनेट। जनरली क्या होता है कि जो आईवीएफ प्रेगनेंसीज के बच्चे होते हैं ये एब्सोल्युटली उतने ही नॉर्मल होते हैं जितने कि एक नॉर्मल कंसेप्शन के बाद होते हैं। बट हाँ, एक चीज
चीज़ है कि आईवीएफ के बाद में कई बार हम लोगों ने देखा है कि चांसेस ऑफ प्री टर्म डिलीवरी हो जाता है, क्योंकि बीपी बढ़ा हुआ है, कभी कभी लीकिंग हो गई, इंटरनल लॉस जो है वो स्टेनोज गिव वे करा हुआ था, उसमें सर्वाइकल स्टिच लगाया हुआ था, तो प्री टर्म लीकिंग हो गई। ऐसे बच्चों में प्री टर्म डिलीवरीज होने के चांस होता है, उसका ख्याल रखना है, टाइमली उसकी मॉनिटरिंग करानी है। और ये प्री टर्म बेबीज जो होते हैं इनको हो सकता है कि एनआईसीयू की रिक्वायरमेंट रहे, तो ये एक बात ध्यान रखना है। एंड अब जो हमारे सेटअप्स हैं, एनआईसीयू सेटअप्स हैं, वो एकदम दे आर वेल इक्विप्ड एंड वी हैव वेरी ट्रेन्ड नियोनेटोलॉजिस्ट जो बहुत लो बर्थ वेट बच्चों को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और मैनेज कर लेते हैं। तो सर्वाइवल रेट भी आईवीएफ प्रेगनेंसी के प्री टर्म नियोनेट्स का भी बहुत अच्छा है। तो देयर इज लॉट ऑफ होप, आप बिल्कुल इस बारे में घबराएं नहीं। आईवीएफ अब बहुत स्टैब्लिश टेक्निक हो चुकी है पिछले 3 दशकों में, एंड बहुत आगे जा चुके हैं हम लोग मैनेजमेंट में, कंसेप्शन रेट्स में और मैनेजमेंट ऑफ द नियोनेट्स में जो आईवीएफ प्रेगनेंसी के द्वारा होते हैं। तो आप बिल्कुल भी दिल भारी ना करें कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और आईवीएफ कराने के लिए बोल दिया गया है। आईवीएफ इज नो मोर वेरी फार फेच्ड थिंग। कॉमन लोग भी आईवीएफ करा रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स लेकर के घर जा रहे हैं बेबीज को। सो आप सबको यही एडवाइस है कि टाइम रहते आईवीएफ को हिच हटा करके, अगर इंडिकेटेड है तो करा के, गेट हैप्पीनेस इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच।